नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। रेवड़ा ऐतिहासिक गांव रहा है, ये किसान आंदोलन का केंद्र रहा है और यहाँ से स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित यदुनंदन शर्मा जैसे कई महान लोगों का योगदान रहा है किसान आंदोलन में। तो इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए स्वामी सहजानंद के जीवन पर काम करने वाले करीब 50 साल होने वाला है, तो हम इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि रेवड़ा को किस नज़रिए से देखें। पर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कैलाश चंद्र झा है और चूँकि कि आपने किसान आंदोलन का वर्णन किया और ये भी वर्णन किया कि मैं करीब 50 साल से, तो 50 साल नहीं करीब 47 साल से तो मैं ज़रूर जुड़ा हूँ। और किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती पे प्रथम काम करने वाले, जिसको कि पायनियर वर्क भी कहा जाता है, वो प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर का है, जो शिकागो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और पीएचडी करने के लिए 1957 में इंडिया आए थे और उन्होंने सीताराम आश्रम 1958 में विजिट किया था। तो मैं एक समय में जेपी आंदोलन में इन्वॉल्व था और जेपी आंदोलन एक ऐसे स्टेज में था जो शिथिल हो रहा था और मेरे जैसे युवक ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट क्या होगा। उसी समय में मेरी मुलाकात प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर से हुई। एक्चुअली में निर्मल सेन गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सेन गुप्ता जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में उस समय में कार्यरत थे, वो मेरे घर पर आए और वॉल्टर हाउजर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और निर्मल ने मुझे अपने रिक्शा पर बैठाया और कहा कि चलो अमेरिका से एक प्रोफेसर आया है, उससे तुम्हारा परिचय करवाते हैं और तब तुम उनके साथ काम करना। और 1975 में मैं वॉल्टर हाउजर से जुड़ा और उसी समय मैंने स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन के बारे में जाना। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो चूँकि वॉल्टर हाउजर साहब तो बहुत लिखे हैं किसान आंदोलन पे, तो आप बहुत करीब से देखें, करीब 7 लिखे भी हैं, तो आप तो थोड़ा किसान आंदोलन पे थोड़ा फोकस करिए कि किस तरह से उनका नज़रिया किस तरह से था, खास करके बिहार में और रेवड़ा को लेकर के। स्वामी जी एक्चुअली में सन्यासी थे और फिर उनका सोशल रिफॉर्म फेज आया, जिसमें उन्होंने एक खास जाति के लिए उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि वो भी बराबर के दर्जे में ब्राह्मणों से हैं। और उस संदर्भ में तो उस फेज को हम लोग सोशल रिफॉर्म फेज मानते हैं, मैं और वॉल्टर हाउजर दोनों। और उस फेज के बाद वो गांधी जी से मिले पटना में 1920 में और तब वो स्वाधीनता आंदोलन में आए और वो उनका स्वाधीनता आंदोलन में आना ओवरलैप कर रहा था सब फेज को, सोशल रिफॉर्म फेज से लेकर के फिर स्वाधीनता आंदोलन। और उसी बीच में उन्होंने, चूँकि कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बने और उसी कांग्रेस पार्टी के बीच में उन्होंने किसान सभा की स्थापना की, क्योंकि उनका कहना था कि ये स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन जो है सो सिर्फ ब्रिटिश से फ्रीडम मिलने की आंदोलन नहीं है, साथ में एक आर्थिक वो और किसानों को उन्होंने इसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया। और उसी क्रम में वो कई जगह सत्याग्रह हुए, बकास संघर्ष हम लोग कहते हैं। और उस बकास संघर्ष में कई नामी जगह थे, जिसमें कि रेवड़ा भी एक था और मझियावा और शहबाजपुर और बड़ैया टाल और देकुली धाम, बहुत सा अंबारी, बहुत सारी जगह थी। बट रेवड़ा जो है सो 1938 में हुआ और शहबाजपुर 1936 में। तो
को रेवड़ा को हम लोग कहते हैं, यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में ये लड़ा गया, जो नवादा के पास है और वारसलीगंज के जमींदार हुआ करते थे। और जहाँ तक हमारी रीडिंग है कि किसान लोग ही यदुनंदन शर्मा को प्रेरित किए उनको लीड करने के लिए, और उस प्रेरित करने में किसानों की पत्नियां जो थी, उनका स्त्रियों का मुख्य रोल था उसमें। और यहाँ पर इस आंदोलन में उनको सफलता मिली। कुछ ज़मीन भी मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है 150 बीघा ज़मीन भी था जो इन लोगों के हिस्से में आया। ये कुछ ज़्यादा ज़मीन नहीं था, लेकिन इससे ज़्यादा ज़मीन शहबाजपुर में भी मिला था, जैसे कि बड़ैया टाल में ज़मीन नहीं मिल पाया था। तो सफलता के हिसाब से ये रेवड़ा आंदोलन, बकास संघर्ष जिसको कहते हैं, ये यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में जो लड़ा गया। स्वामी जी बाद में उससे जुड़े। यदुनंदन शर्मा का एक अपना स्टाइल था, खुद से आगे बढ़ते थे और तब स्वामी जी साथ आते थे। यहाँ पर ऐसा था कि उस समय में विटेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया हुआ करते थे, और यहाँ पर घुड़सवार पलटन भी आई उस सत्याग्रह के दौरान में, और जो होता है पुलिस। लेकिन स्त्रियों के आगे आने से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, कई कारण रहे होंगे इसके। और विटेकर साहब से वॉल्टर हाउजर इंग्लैंड में मिले भी थे, लेकिन उस समय तक वो काफ़ी अस्वस्थ रहने लगे थे, जिससे विटेकर साहब पर उनको पूरी कहानी बता नहीं पाए थे। तो सर ओवरऑल कई आंदोलनों का नाम लिए, तो उसमें रेवड़ा आंदोलन में क्या खास रही जिसको लेकर के इसको सक्सेस कहा जा सकता है? खास तो ये रही सबसे पहले कि किसानों ने लीड किया और उन्होंने फोर्स किया यदुनंदन शर्मा को लीड करने के लिए। कई जगह होता है कि नेता आगे बढ़ते हैं और पीछे से किसान, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। किसानों ने किया, जुल्म सहते हुए जो जमींदार उस समय में थे, रामेश्वर सिंह, तो उसके तो एक ये बात थी। दूसरी बात थी कि फोर्स के यूज करने में पलटनों का आना, गोरखा पलटन का आना, ये भी एक खास बात थी जो यहाँ पर हुई। दूसरी बात ये थी कि इन लोगों ने उस लड़ाई में कुछ ज़मीन इन लोगों को मिला, वो कई जगह ज़मीन नहीं मिला बगा। तो ये सब खासियत है। यहाँ में महिलाएं लीड की थी, तो आखिर तो जब पुरुष भाग जाते थे तो महिलाएं उसको कैसे नेतृत्व करती थी, कैसे प्रदान करती होगी? ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट एनालिसिस है। जो एक ये मेरे एनालिसिस के अनुसार कई बार होता है कि जो खेत में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको थोड़ा सा इकोनॉमिक फ्रीडम भी रहता है। हो सकता है मजदूरी मेन से लेबर से कम मिलता हो, लेकिन महिलाओं को वो जो होता है एक आत्मविश्वास, जिससे कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के चलते, तो उससे हम समझते हैं कि उनको आया होगा। और वो शायद एक तरह से स्ट्रेटेजिकली भी वो सोची होंगी कि हम अगर फ्रंट में रहेंगे तो मेन फोर्स जो है, तो फीमेल को हो सकता है उस ज़माने में थोड़ा सा वो संकोच भी होता हो, तो वो उन पर रेगरस उतना नहीं हो पाएंगे, और मेन से ज़्यादा वीमेन जो है सो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इसमें। एक सवाल सर, जैसे इतने बड़े हस्ती थे, लेकिन आप रेवड़ा का चूँकि आप झोला भी थे, तो क्या लगता है कि उनको लोग याद रख रहे हैं या भूल गए? नहीं, देखिए, ये हिस्ट्री की ऐसी बातें होती है, इतिहास की, लोग जनरेशन निकल जाता है और उसमें लोग भूलने तो ज़रूर लगते हैं। चूँकि कि
यदुनंदन शर्मा की मृत्यु 1975 में हुई और स्वामी जी की ब्रह्मलीन हुए 1950 में। तो कम से कम स्वामी जी के बाद ये 25 साल तो थे यदुनंदन शर्मा। तो यदुनंदन शर्मा को इस इलाके में गया जहाना, जो हम पुराना गया का बात कर रहे हैं, उसमें लोग 1975 तक देखे हैं उनको। मान लीजिए कि वो कांग्रेस में भी गए थे, फिर भारत सेवक समाज में भी गए स्वामी हरिनारायण के कहने पर, और गया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे वो। तो ऐसी, तो इनको कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा है कि याद करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोकल हिस्ट्री जो है, जिसको माइक्रो लेवल पे हम स्टडी करना करते हैं, वॉल्टर हाउजर ने हमेशा किया और अपने स्टूडेंट्स को भी कराया। जनरली लोग मैक्रो लेवल पे करते हैं कि मान लीजिए कि दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, नेशनल आर्काइव्स में बैठे हुए हैं और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, और वहाँ से काम करते हैं। तो ये हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे हिस्ट्रोग्राफी का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि ये होता है। तो उसमें डिवीज़न है कि कोई ज़रूरी नहीं है बरैया टाल जाना और रेवड़ा आना या शहबाजपुर जाना, लेकिन वॉल्टर हाउजर उसमें विश्वास नहीं करते थे कि जब तक, हो सकता है वो अमेरिकन भी हो, वो नहीं जानते हो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक इशूज़ उस लेवल पे। इंडियंस हो सकता है समझते हो कि हम जानते हैं, लेकिन मेरा रीडिंग है कि नहीं, इंडियंस भी नहीं जानते हैं। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, जो मेरा बचपन का अपने के गांव का अनुभव है, उसी पर मैंने कहा कि नहीं, ये कास्ट में भी डिवाइडेड होता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर मैथिल ब्राह्मण है, तो हो सकता है उनकी महिलाएं खेत में काम नहीं करती हो, तो वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है कि दूसरे, जिसको कि आज के दिन में आप दलित बोलते हैं या बैकवर्ड बोलते हैं, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि कि ये टर्मिनोलॉजी है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि वो लोग, उनकी महिलाएं काम करती हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो जब तक आप वहाँ पर जाइएगा नहीं, उस जगह को देखिएगा नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ उसको नहीं जानने का कोशिश कीजिएगा, तो वो माइक्रो लेवल पे हिस्ट्री नहीं होती है, तब आप मिस करते हैं लोकलाइज। तो क्या होता है कि उस संदर्भ में तब हिस्ट्री के लोग बड़े बड़े चीज़ों का करते हैं और धीरे धीरे माइक्रो लेवल, लोकल लेवल, अब पॉलिटिक्स भी इसमें प्ले करता है। ऐसा नहीं होता है कि स्वामी जी को, एक तो ये नहीं था कि स्वामी जी किसी सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेहरू जी से कोई कम थे। एक समय में 30s के दशक में बिहार में कोई भी चीज़ नहीं हो सकता था उनके बिना, लेकिन होता है एक हिस्ट्री का पॉलिटिक्स भी वो है, एक पॉलिटिकल रियल पॉलिटिक्स भी है, जिसमें आप गुमनामी में चले जाते हैं और दूसरे लोग आपसे ऊपर आते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि लेखक और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर दोनों का भूमिका एक ही तरह का, क्योंकि लेखक भी जो है इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। जैसे अमेरिका का लेखक थे, स्कॉलर थे, तो इससे फोकस किए, इतने बड़े लीडर को उन्होंने जगह दिया, उसके लिए समय दिए और बहुत काम किए। लेकिन इंडियन जो राइटर्स रहे या फिर इंडियन जो लीडर्स हैं, उनके नाम पे वोट तो खाते हैं। एक वे में आप ठीक कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्टर हाउजर ने ये समझा, उन्होंने अपने 6 स्टूडेंट्स को बिहार के ऊपर में PhD करवाया है और वो सब माइक्रो लेवल पे काम किए हैं, क्योंकि वो उसमें बिलीव करते थे। और ये जरूर आपने जो ये रेज किया कि हो सकता है एक फोर साइटेडनेस भी होता है, आपका विजन है कि आप जान सकते हैं कि ये आगे क्या होगा। तो जिस समय में स्वामी सहजानंद पे वॉल्टर हाउजर काम कर रहे थे, तो फेजेंट्री या स्वामी सहजानंद सरस्वती हिस्ट्री के लिए और एकेडमिक्स के लिए एकेडमिक पटल पे ये नहीं था। तो वो तो समझिए कि नक्सलबारी का आंदोलन हुआ, सबल्टर्न स्टडीज़ हुए, और तब एकाएक ये एक होता है ना, एक फैशनेबल, कहते कि फैशन में भी आप, ये आज के दिनों में
इस पर काम हो रहा है, या जर्नलिस्ट लोग में भी होता है कि इसी पर लिखना है, इसी पे करना है, बाकी जो ब्रांडिंग वाला ब्रांड, हाँ, तो देन सडनली लोग बोला कि अरे स्वामी सहजानंद सरस्वती भी एक नेता थे, किसान आंदोलन भी था, और तब लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन वॉल्टर हाउजर ने 57 में काम किया। लीडर लोग भी तो केवल जयंती पुण्यतिथि पे याद करते हैं। लीडर लोग तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को बाद के दिनों में लीडरशिप अगर कहें तो वो तो बन के रह गए इलेक्ट्रल वोट बैंक के नेता। मतलब कि अगर आपको किसी दो तीन तरह की है, एक तो अगर कास्ट पर्टिकुलर जाति के उनको आइकन बना करके आप इलेक्ट्रल वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरा है कि मतलब कि वामपंथी विचारधारा के अगर लोग हैं तो वो उनके आइडियोलॉजी को भी उसी तरह से भी जो कि जहानाबाद, गया, सब भोजपुर, नवादा उन लोगों का रहा है, तो उनका प्रयोग उस संदर्भ में किया जाता है। तो बाद में तो स्वामी जी बन के रह गए इलेक्ट्रल वोट बैंक के टूल। एक और जानकारी, क्योंकि आप शायद जो उनका दस्तावेज था स्वामी जी से जुड़ा हुआ, तो उसको लाने में आपकी अहम रोल है, क्या कहानी रही था? वॉल्टर हाउजर 58 में सीताराम आश्रम है, और एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए वो बहुत बड़ा खजाना था। मतलब कि इसे माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि सारी सामग्रियां वहाँ पर थी, और स्वामी जी हर चीज़ को रखते थे, और स्वामी जी हर चीज़ की, मान लीजिए कि अगर चिट्ठियाँ भी लिखते थे तो उसका ड्राफ्ट भी रखते थे, और साथ में पैम्फलेट्स, बुकलेट्स, बुक्स, लीफलेट्स सबकी 500, 100, 1000, 200 प्रतियां सबों की थी। तो वॉल्टर हाउजर के लिए तो वो एक खजाना था। तो उन्होंने देखा कि चूंकि कि स्वामी जी अपने जीवन काल में ही लोनर हो चुके थे, और स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद 1950 में आश्रम की स्थिति बहुत खराब हो गई। आश्रम जब दयनीय स्थिति से गुजर रहा था तो इन सब चीज़ों को देख रेख करने वाले कोई नहीं थे। तो क्या होता है, आप जानते ही हैं भारतीय परिवेश में कि लोग उसको कागज़ है बेच दो, ये भी देखने लगे कि जब भी उसके बाद वॉल्टर हाउजर विजिट करते थे तो इंडियन नेशन, सर्च लाइट का थाक रखा हुआ रहता था, बिक रहा है। फिर देखने लगे कि वो जो जहाँ पे सामान सब रखा हुआ था वो वाटर के सीपेज से और या कहें कि मॉइस्चर से वो सब खराब हो रही थी। इन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया पटना यूनिवर्सिटी में, उन दिनों के हिस्ट्री के एमिनेंट हिस्टोरियंस जिनको कहते हैं उनके बीच में। फिर उस समय में बिहार स्टेट आर्काइव्स का नाम था सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस, वहाँ भी उन्होंने इसको रेज किया। उस समय में फिर उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता भी रेज किया, लेकिन किन्हीं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किन्हीं के ऊपर जू न देगा। तो एक समय में वॉल्टर हाउजर के लिए ये एक समस्या हो गई कि वो द्वंद्व में हो गए कि हम क्या करें। तो उन्होंने जितनी भी पैम्फलेट्स, लिफलेट्स, वो सब चीज़ें थी, उसमें से 2-2, 4-4 सब चीज़ों को लिया। और ऐसी भी चीज़ें थी, चिट्ठियाँ थी, वो भी ली और वो ले जा कर के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में जहाँ वो पढ़ाते थे वहाँ उन्होंने सुरक्षित करके रखा और उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब ये करीब लेट 60s और मिड 70s तक में ये जब एकेडमिक पटल पे आया तो लोगों ने उनको ध्यान आया कि स्वामी जी का, तो उन लोगों का कि वॉल्टर हाउजर, क्योंकि ये लोग अभी तक न उसकी सुरक्षा की कुछ व्यवस्था कर पाए थे, न उस पर काम कर रहे थे, तो किसको ब्लेम किया जाए, क्योंकि लोग तो इन लोगों को ब्लेम करेगा, क्योंकि ये लोग बिहार के और बाद में वो लोग दिल्ली भी गए। हिस्टोरियंस जो एमिनेंट हिस्टोरियंस थे वो बिहार से भी थे, उसी जातियों के भी थे कई लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। सब लोग वो हिस्ट्री के फील्ड में 35 साल 40 साल
रूल किया सबों ने, सब जितनी भी संस्था थी, ICHR से लेके इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस से लेके पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, तो उन लोग के पास, तो उन लोग के लिए तो समस्या हो गई ना। तो उन्होंने सोचा कि कैसे इससे निकला जाए, तो न काम, जो हम कहते हैं, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल को भंडूल कर देंगे। तो ये भी होता है कि न हम करेंगे न करने देंगे, लेकिन हम ख़त्म कर देंगे। तो उन लोगों ने चला दिया कि वॉल्टर हाउजर CIA एजेंट हैं, वॉल्टर हाउजर सब चुरा करके ले गए यहाँ से, जबकि मतलब जितना ले नहीं, उसके 10 गुना मटेरियल्स आश्रम में ही पड़े हुए थे। उसको उन्हीं के स्टूडेंट जेम्स आर हेगर ने, उन्हीं के इनिशिएटिव पे, और कुमार सुरेश सिंह, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर जनरल थे, दोनों ने मिल करके, तब तक में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी बन चुका था, वो वहाँ पर ले गए। उन लोगों का जो बची हुई सामग्री थी आश्रम में, उसको उन्होंने माइक्रोफिल्म किया और जीरोक्स कराए और उसको फिर वापस लाया आश्रम में। और उस ओरिजिनल्स को भी देखने वाला आश्रम में, वो भी गल गया, काफ़ी नष्ट हो गया 80%। फिर एक क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था इन सब चीज़ों में, तो हम बड़ैया से पंचानन शर्मा हैं इंदुपुर में, उनके घर से मैंने 2 ट्रिप लगाया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के, तो ले जाकर के वहाँ जीरोक्स और माइक्रोफिल्म कराने के लिए। तो लोग इन सब चीज़ों को नहीं, आपने क्या किया उसका नहीं, दूसरों ने तो ऐसा अब हुआ कि वॉल्टर हाउजर ये नहीं था कि वो कभी सोचने थे नहीं थे इन सामग्रियों का लौटाने का, उन्होंने सोचा था और वो चाहते थे कि ठीक है, हम इतना दिन रखें, सुरक्षित रखें। अगर हम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को देते हैं, तो उसके बदले में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लाइब्रेरी को क्या दें, उस ढंग से भी था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उनकी उम्र भी बढ़ने लगी, और 2017 में हम लोग सपरिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटियां और दोनों दामाद, हम लोग सब वॉल्टर हाउजर का बर्थडे 98th बर्थडे मनाने अमेरिका गए, शार्लेट्सविल, और वहाँ पर हम लोगों ने उनका बर्थडे मनाया। और हमने और वॉल्टर हाउजर ने ये डिसाइड किया, क्योंकि इस बीच में ऐसा हुआ कि डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल सेक्रेटरी बने, श्री सीताराम आश्रम का, और मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था, क्योंकि सत्यजीत सिंह मेरे मित्र भी हैं। और 2017 में मेरी बेटी की शादी उनके बेटे से भी हुई, तो मैं देख रहा था कि ये कितने सिंसियर हैं, कितना कमिटमेंट है उनमें। इन्होंने आश्रम को रेनोवेट करने का प्रोसेस शुरू किया, जो हम सत्यजीत को कभी नहीं बतलाए कि हम तुमको वॉच कर रहे हैं। एक्चुअली उनका कमिटमेंट इतना था कि जो शादी में उन्होंने अपने बेटे का रिसेप्शन जो दिया था, उस कार्ड पे स्वामी सहजानंद सरस्वती की फोटो छपाई थी, ना कि गणेश और इन सबों की। तो ये कमिटमेंट हम देखते गए, और हम ये सब चीज़ें वॉल्टर हाउजर को लिखते भी थे और बात भी करते थे। ये आ रहा है, हमने ये कहा कि अब आश्रम जो है सो सेफ हैंड्स में है, और अगर रिटर्न करना है तो टाइम आ रहा है कि लौटा दिया जाए। और वॉल्टर हाउजर ने ये डिसीजन लिया कि हम आश्रम से मटेरियल्स को लाए थे और हम आश्रम को लौटाएंगे। ये 2017 में ये तय किया गया। हम लंदन आए, हमारी दोनों लड़कियां और दामाद लंदन में रहते हैं। हम फिर वापस गए और इसके लिए 3 ट्रिप हमने लगाया, और हम लोग 2018 में सारी सामग्री यहाँ आई। और केवल आश्रम की सामग्री ही नहीं, वॉल्टर हाउजर तो रिसर्चर थे, वो तो माइक्रो लेवल पे घूम घूम के काम करते थे, चाहे तो वो शाहबाजपुर हो, बड़ैया हो, वहाँ सब की भी मटेरियल। लोग बात करते हैं सिर्फ आश्रम की, आप क्या कर रहे थे इन सब जगहों की मटेरियल्स के बारे में। तो सब चीज़ें वापस आई उन सबों की, और आज के दिनों में
श्री सीताराम आश्रम आप आएंगे, उसका दूसरा स्वरूप है। वहाँ पर हम लोगों ने म्यूजियम बनाया है, पर्सनल इफेक्ट्स थे जिनके, उसमें म्यूजियम बना है। सारा जिस तरह मतलब कि रूफ को ढाला गया है, दीवारें को बनाया गया है फिर से, लेकिन जिन जिन चीज़ों से बना था, सुर्खी चूना और डॉक्टर सत्यजीत सिंह वीकली विजिट करते थे वहाँ पर देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई। आज के दिन में हम लोगों ने पिक्टोरियल गैलरी बनाया है, जो फोटोग्राफ्स को लेकर के हम लोगों ने कोट्स लगाए हैं, जिनके भी कोट्स हों स्वामी जी के बारे में, और स्वामी जी ने क्या कहा है अपने किताबों में, उसके भी कोट्स लगे हुए हैं। वहाँ पर आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाते थे स्वामी जी आयुर्वेदिक, वो भी शुरू हो गया है सप्ताह में 2 दिन। और स्कूल चलाते थे संस्कृत स्वामी जी, उसको भी हम लोगों ने रिवाइव किया है। उस स्कूल का फॉर्मेट दूसरे वे में है, लेकिन सामग्री के लौटाने की ये कहानी है। और हम काफ़ी खुश हैं कि और हैप्पी हैं कि आज के दिनों में मैं ये जो कहते हैं ना कि जैसे मैं रेवड़ा आया, शाहबाजपुर गया, नियामतपुर, तो किसी ने कमेंट किया कि आप हिस्ट्री रिक्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो हिस्ट्री रिक्रिएट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं। कोर्स करेक्शन भी है कि आप जो नहीं करते थे और जो करता था उसको अगर आप ये सब करते हो, वो भी कोर्स करेक्शन है साथ में। बात को बहुत जानकारी मिली और हमको लगता है लोगों को भी बहुत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद अशोक जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई इंजॉयड। एंड हम लोग अभी काम करते रहेंगे, रेवड़ा, शाहबाजपुर, नियामतपुर, मझियावा, बेटा, श्री सीताराम आश्रम सब जोड़ के रखेंगे। और बहुत हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा। किसी का हम लोग होता है ना, इन सब चीज़ों में हम एक दूसरे का बल बांधते हैं और एक दूसरे को संबल देते हैं। एक व्यूअर समझना चाहे कि आप आखिर किस हैसियत से इतना कर रहे थे, आप उस समय क्या किस पोस्ट पे थे? देखिए, मैं, एक होता है ब्रेड एंड बटर, वो मेरा दूसरा था, लेकिन एक होता है कमिटमेंट, एक होता है पैशन, एक होता है आप रियली इंटरेस्टेड है किसी चीज़ में। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एक्विजिशंस एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। और मैं उस समय मेरा काम था, मैं 25 साल रहा हूँ अमेरिकन एम्बेसी में एज पॉलिटिकल एडवाइज़र। मैं कश्मीर 25 साल देखते रहा हूँ, मैं पंजाब देखा हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स देखा हूँ, और ये सब। तो वो मेरा ब्रेड एंड बटर था, वो मेरी इसकी इन सब कामों से उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हम शाहजहानंद के डॉक्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशंस पे आते हैं, तो मैंने सिर्फ यही काम नहीं किया। मिथिला में पंजी है, जिसमें मैथिल ब्राह्मण और मैथिल कास्ट के पंजीकाश होते हैं, और मैंने 10 साल जीनियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ यूटा सॉल्ट सिटी के द्वारा 2 कैमरा हम अपने गांव रांटी, जो मेरा गांव रांटी आज के दिन में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ से 3 पद्मश्री होल्डर हैं मिथिला पेंटिंग्स की, महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्त और दुलारी देवी। और हमने सारा पंजी को प्रिजर्व किया और उसकी एक कापी नेशनल आर्काइव में। आप ये भी देखते जाइए, ये नहीं कि देश से चला गया, हमने ऐसा किया। फिर दूसरा, आचार्य शिवपूजन सहाय की लाइब्रेरी, कंप्लीट लाइब्रेरी, जो उनवास में थी बक्सर से 16 किलोमीटर, उसको मैंने बैलगाड़ी पर लाद करके, ये 81 सब की कहानी है, उसको लाद करके कोई बक्सर स्टेशन से दिल्ली ले गए, और यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उसको माइक्रोफिल्म किया। तो ये मेरा ये कहना है कि वो फिर आप लोग, कई लोग यहाँ पर गया के हैं, गया के पंडा, उनकी बहियाँ, उसका प्रिजर्वेशन, ये देवघर के पंडे, उनके बहियों का प्रिजर्वेशन। तो सिर्फ ये मेरा स्वामी सहजानंद सरस्वती और वॉल्टर हाउजर के साथ नहीं है, ये कमिटमेंट है, पैशन है। कोई आदमी, हमको ज़्यादातर आदमी ये जानना चाहते हैं
कि पैसा कहाँ से आ रहा है। सबको लगता है ये क्यों कर रहे हैं, इनका जरूर कुछ मतलब होगा। नहीं, हर आदमी के साथ और हर चीज में ये नहीं होता। मुझे इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए किसी में भी पैसे की कमी के चलते कोई प्रोजेक्ट नहीं रुका। कभी इंस्टीट्यूशंस या कोई इंडिविजुअल, दोनों हमेशा साथ दिए, तो मनी का कोई सवाल नहीं था। और मेरा पैशन है, मेरा कमिटमेंट है कि हमको ये करना है। I am getting something from the society, so I have to pay back to the society, and in this way I am paying back. तो ये सारे resources जो है, so time, money and energy, ये personal है. I am not making any money out of it. थैंक यू। Thank you.